आज भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ है। यह भारतीय राष्ट्रवाद और जन आंदोलन की वह उछाल था जिसने भारत की स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर दिया था। इट इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ इंडिया। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट या भारत छोड़ो आंदोलन एक बात और सिद्ध करता है हमारे ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स कि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली थी। आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानी देनी पड़ी थी, बहुत सी रणनीति अपनानी पड़ी थी। कभी गांधी जी का वो अहिंसक रूप आपके सामने आता है और गांधी जी नैतिक तौर पर हमेशा अहिंसक बने रहे, लेकिन गांधी जी का एक और दूसरा रूप भी था। उस अहिंसा के बीच एक स्वाभिमान, एक अकर, एक जिद, एक संघर्ष की ज्वाला। अहिंसा उन्हें कमजोर नहीं, अहिंसा हमेशा उन्हें मजबूत बनाती रही। और मैं आपको बता दूं कि ऐसा मान लेना कि गांधी जी के आंदोलन का मतलब है ब्रिटिश के साथ केवल शांतिपूर्ण वार्ता, स्वतंत्रता के लिए गुहार करना, ये बिल्कुल ही भारत छोड़ो आंदोलन की गलत व्याख्या है। ये जनता की शक्ति को भी अंडरमाइन करना है। गांधी जी केवल संवाद और वार्तालाप के माध्यम से स्वतंत्रता को he in association with the whole nation, or rather as the leader of the nation, he never tried to ensure the freedom sheerly through conversation. कन्वर्सेशन से फ्रीडम हमें मिल भी नहीं सकता था। दुनिया में कहीं भी कन्वर्सेशन से फ्रीडम नहीं मिला है। ब्रिटिश यहाँ से तब गए जब वो शासन करने में असमर्थ हो गए। और यह चीज़ अच्छी तरह बताती है कि कभी भी केवल मांगने से, वार्तालाप करने से, संवाद करने से स्वतंत्रता नहीं मिल सकती थी। बिपिन चंद्र इतिहासकार बहुत ही फेमस रहे हैं एंड यू पीपल नो हिम प्रॉपरली। वो बिपिन चंद्र ने एक टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल किया, एक स्ट्रेटेजी, रेदर गांधीन स्ट्रेटेजी, उसको उन्होंने एक दूसरा नाम दिया है एंड दैट इज कॉल्ड स्ट्रगल टू से स्ट्रगल, संघर्ष विराम संघर्ष। गांधी जी जब विराम लेते थे और संवैधानिकता का दरवाजा खोलते थे, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल वार्तालाप का, कन्वर्सेशन का, तो कई बार ऐसी गलतफहमी पैदा होती है कि जो स्वतंत्रता है वो वार्तालाप या संवाद से मिली है। लेकिन चलिए हम आपको भारत छोड़ो आंदोलन के नुआंसेस में ले चलते हैं, क्योंकि इसके साथ जुड़े हुए 2-3 और भी गहरे विवाद हैं। उन गहरे विवाद को हम देखते हैं। पहला विवाद तो यह है कि कई बार ऑडियंस को, कई बार स्टूडेंट्स में कन्फ्यूजन हो जाता है। मेरे सामने भी स्टूडेंट्स आते हैं, सवाल करते हैं कि गांधी जी ने जो करो या मरो का नारा दिया भारत छोड़ो आंदोलन में, क्या गांधी जी का अहिंसा पर से विश्वास उठ गया था? ये बिल्कुल ही गांधी जी की अहिंसा की गलत व्याख्या होगी। नैतिकता और अहिंसा पर से उनका विश्वास कभी नहीं उठा था। व्यक्तिगत तौर पर वो हमेशा डटे रहे उसके ऊपर। लेकिन गांधी जी एक बात को भली भांति समझते थे कि अहिंसा मेरे जीवन का आदर्श है। अहिंसा और नैतिकता हमारी पूरी राजनीति की का स्तंभ है, लेकिन यह स्तंभ जनता का भी हो जाए ये आवश्यक नहीं है। तो आप कह सकते हैं कि अहिंसा विषयक उनकी जो अवधारणा थी वो समय के साथ कुछ ज़्यादा मैच्योर होती गई। गांधी जी इस सच्चाई पर पहुंच चुके थे कि देखिए, कोई भी जन आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक नहीं हो सकता है। जन आंदोलन पर पूरी तरह से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। जैसे एक इतिहासकार है सबाल्टर्न हिस्टोरियन। आप लोग अगर हिस्टोग्राफी का थोड़ा बहुत नॉलेज रखते होंगे तो आप जानते होंगे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस का एक टाइप होता है, जिसमें ज्ञानेंद्र पांडे हैं, सुमित सरकार है, इसके फाउंडर तो रंजीत गुहा थे, जो हमेशा मानते हैं कि दबाव जनता की ओर से आता है और नेता उस दबाव से अभिभूत होकर आंदोलन का नेतृत्व करता है। तो उसका काम होता है वह नेता की भूमिका को जहाँ तक हो सके सीमित करके दिखाए। तो मैं उस क्रम में बताना चाहूँगा कि सुमित सरकार का एक फेमस स्टेटमेंट आता है कि गांधी जी ने जन आंदोलन पर अंकुश लगाते हुए भी अपनी लोकप्रियता बनाए रखी। लेकिन आप एक सीमा से अधिक जन आंदोलन पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं।
आप अगर लगाना भी चाहे तो जनता उस सीमा को नहीं मानेगी। आप याद करिए, सबसे पहले असहयोग आंदोलन, जब चौरी चौरा में हिंसा हुई, लगभग 22 या 30 पुलिस वालों को जिंदा जला दिया गया, तो फिर इस घटना के बाद गांधी जी ने अविलंब बारदोली प्रस्ताव लाकर 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। वो गांधी थे जो थोड़ी सी भी अहिंसा को, मैंने जीरो टॉलरेंस था उनके लिए अहिंसा, और उन्हें बहुत अफसोस हुआ था। इससे पहले जब जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, नरसंहार हुआ, तो गांधी जी ने उसके बाद तुरंत उस आंदोलन को वापस लिया था। लेकिन वही सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसऑर्डर्स मूवमेंट, जो 1930 में शुरू हुआ, तो 1930 में आप देखेंगे 3 ऐसी हिंसक घटनाएं हुई थी। 18 अप्रैल 1930 को आपको ज्ञात होना चाहिए कि वही दिन ऐसा है जब सूर्यसेन अपने 5 क्रांतिकारी मित्रों के साथ चिटगांव शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था। और 23 अप्रैल 1930 को पेशावर में बादशाह खान, जो खुद भी अहिंसक और गांधीवादी थे, लेकिन उनके जो कार्यकर्ता खुदाई खिदमतगार के जवान थे, उन्होंने हिंसा छेड़ दी। बावजूद इसके गांधी जी उसको टॉलरेट किया। तीसरी घटना थी 7 मई 1930 को, शोलापुर के मिल मजदूरों ने वो हिंसा छेड़ दी। बावजूद इसके गांधी जी वहाँ शांत रहे। ये क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में उन्होंने हिंसक घटनाओं को इसलिए टॉलरेट किया कि शायद उनको यह लगने लगा था कि भाई अब जन आंदोलन में हम पूरे भारतवर्ष, जिसमें इतनी डाइवर्सिटी है, विचारों में मतभेद है, सबकी रणनीति अलग अलग है, और इतने सारे एलिमेंट्स हैं जिनको किसी एक लीडरशिप के अम्ब्रेला में नहीं लाया जा सकता, और उनको अगर वह कुछ ऐसी वारदात कर डालते हैं, इसके लिए पूरी जनता के उत्साह को ठंडा नहीं किया जा सकता। क्योंकि 1922 में जब उन्होंने मूवमेंट को वापस लिया था, तो इसकी बड़ी आलोचना हुई थी, और ये आलोचना सुभाष चंद्र बोस जैसे उनके क्रिटिक ने नहीं किया था, बल्कि इसकी आलोचना उनके परम प्रिय शिष्य पंडित जवाहरलाल नेहरू, हालांकि उस समय वो परम प्रिय शिष्य नहीं हुए थे, बावजूद इसके उन्होंने कहा था कि भाई हम लोग उत्साह में थे, स्वतंत्रता की गंध हम लोग महसूस कर रहे थे, और एक नई दुनिया में, एक नए युग में प्रवेश करने का हम युवा स्वप्न देख रहे थे। लेकिन अचानक उस स्वप्न पर तुषारपात हो गया। तो इन सभी ने स्वीकार किया। गांधी जी को बाद में ऐसा लगने लगा कि एक कभी भी जन आंदोलन पूरी तरह अहिंसक नहीं हो सकता है। अब चलिए हम लोग भारत छोड़ो का आंदोलन का परिप्रेक्ष्य देखते हैं, फिर इसकी भयानकता देखते हैं, फिर इसका मूल्यांकन करते हैं, और फिर इसका महत्व देखते हैं कि क्या महत्व है। कॉन्टेम्पररी विश्व से भी इसकी तुलना करते हैं। आज समय आ गया है। देखिए, हम तो ऐसा मानकर चलते हैं, आप कहेंगे इस घटना के 84 वर्ष पूरे हुए और भारत छोड़ो आंदोलन अब बहुत बीते हुए दिनों की चीज हो गई, तो क्या जरूरत है आज हम 84 वर्ष पुरानी घटना को याद करते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं तो इतना तक चाहता हूं कि प्रत्येक भारतीय को इतिहास का ज्ञान होना चाहिए, और इतिहास के ज्ञान से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसे भारत की स्वतंत्रता आंदोलन, मतलब he should be aware of the national movement of India, क्योंकि नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया है वो भारतीय इतिहास का वह रोमांटिक पीरियड है जिसमें भारत एक नई ऊर्जा में आई थी। उसमें जो आपको नेताओं का एक वर्ग पैदा होता है, उसमें किस नेता ने किस एक्सटेंट तक सैक्रिफाइस किया, इसको मेजर करना आपके लिए मुश्किल होगा। इतनी बड़ी घटना थी। लेकिन चलिए, और इसको जब हम याद करते हैं तो एक बार फिर हमारी धमनियों में रक्त दौड़ जाती है, और ऐसा लगता है कि हम ये नए जनरेशन, हम तो अब नए जनरेशन नहीं रहे, आप लोग रहे, हम आप लोगों के बिहाफ से कह रहे हैं कि आखिर ये नई जनरेशन उस दर्द को, उस स्वतंत्रता सेनानियों के उस दर्द को महसूस कर रही है जो कुर्बानी उसने दी है। तो चलिए हम भारत छोड़ो आंदोलन के परिप्रेक्ष्य से आपको पहले अवगत कराते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का 1940s का वर्ष, बड़ा ही 1940s का दशक, बहुत ही निर्णायक दशक, और 1935 में भारत सरकार अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत 1937 में
भारत में प्रांतीय चुनाव हुए थे, प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे। कांग्रेस ने पहले 7 प्रोविंसेस में, 7 प्रांतों में, फिर 8 प्रांतों में सरकारें बनाई थी और यह सरकार 28 महीने से चल रही थी। तभी यूरोप में एक घटना हुई और वो घटना थी कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर इन्वेजन किया, पोलैंड पर आक्रमण किया और 3 सितंबर 1939 को ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी और सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब बताइए, अब उस समय गांधी जी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में थे। आपने उनके फेमस हरिजन उद्धार कार्यक्रम का नाम सुन रखा होगा, तो गांधी जी उसी हरिजन उद्धार कार्यक्रम में व्यस्त थे। गांधी जी को इन मुद्दों की तरफ कोई ध्यान नहीं था। ध्यान तो था पूरे, उनका हमेशा ध्यान राष्ट्रीय पटल पर होता था, लेकिन वो 1935 के भारत सरकार अधिनियम या प्रांतीय सरकारों में कहीं भी सक्रिय नहीं हुए। हाँ, 1-2 बार कांग्रेस के सेशन में उन्होंने बड़ी निर्णायक भूमिका निभाई। जैसे ही कांग्रेस के सेशन पर उनका ध्यान था तो 1938 में हरिपुरा अधिवेशन के बाद त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी ने, उसी समय सुभाष और गांधी जी की टकराहट हुई थी और सुभाष कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे गांधी जी की इच्छा के विपरीत, और त्रिपुरी कांग्रेस में फिर वो जब उनके लिए अनलिवेबल कंडीशन हो गया तो कांग्रेस से त्यागपत्र देकर वो थोड़ा साइडलाइन हो गए थे मुख्यधारा से। हालांकि चलिए, वो अभी भी बंगाल प्रांतीय कांग्रेस सभा के अध्यक्ष थे, लेकिन फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टेब्लिश करके बंगाल की राजनीति में ज़्यादा व्यस्त हो गए थे। गांधी जी अभी रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में थे। तभी क्या हुआ कि इधर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, ठीक है, यूरोप की समस्या थी, यूरोप की अपनी आंतरिक समस्याओं की देन थी, और बिना भारत के किसी पार्टी और कांग्रेस जैसी इंपॉर्टेंट पार्टी से संपर्क किए सरकार ने सीधे तौर पर इंडिया को 5 सितंबर को बेलिजेरेंट नेशन यानी युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। युद्धरत राष्ट्र कि माने इंडिया भी इस युद्ध में पार्टी है। अब ये बात बहुत चुभने वाली इंडिया के लिए थी और गांधी जी जो रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम में थे, एक बार उछल कर राष्ट्रीय नेतृत्व के मुख पटल पर खड़े हो गए और इस बार गांधी जी ने नारा दिया, ना एक पाई ना एक भाई। क्योंकि गांधी जी का ये कहना था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने आपको अनकंडीशनल सपोर्ट दिया था। आप याद करिए, गांधी जी 1915 में जब साउथ अफ्रीका से आए थे तो सबसे पहले उन्होंने प्रो ब्रिटिश नीति अपनाई थी और प्रो ब्रिटिश नीति अपनाई थी और प्रो ब्रिटिश नीति अपनाकर और उन्होंने ब्रिटिश के साथ सहयोग कर, उनके वॉर एफर्ट्स में, युद्ध प्रयास में सहायता कर, भारतीयों को प्रेरित कर, सब कुछ उन्होंने किया था और उनका एक ही मकसद था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिश हमें एक बहुत बड़ी संवैधानिक रियायत देंगे। लेकिन क्या कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशंस हमें मिला? नहीं। हमें वी वर गिफ्टेड व्हाट? दैट इज द ब्लैक लॉ रॉलेट एक्ट। हमें काला कानून के रूप में रॉलेट एक्ट मिला। अब गांधी जी ने इस बार कहा कि नहीं, इस बार तो मैं अनकंडीशनल सपोर्ट नहीं करूंगा। अब आप या कांग्रेस नहीं करेगी, भारत की जनता नहीं करेगी। माने गांधी जी यहाँ अपनी ओर से नहीं बोल रहे थे। इसको आप कह सकते हो कि बिल्कुल सब्जेक्टिव तौर पर ना देखा जाए, ऑब्जेक्टिव तौर पर देखा जाए कि इंडियन इसमें आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे तब तक जब तक कि आप 2 कंडीशन को फुलफिल नहीं करते हो। पहला, आप ये वादा करो कि आप इस वॉर के बाद हमें फ्रीडम दोगे, और दूसरा, आप यह वादा करो कि अविलंब आप केंद्र में एक राष्ट्रीय सरकार स्थापित करोगे। और ब्रिटिश को उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि आप भरोसा रखो और मेरे बात पर आप विश्वास करो, ये 2 शर्तें बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर हम 2 शर्तें पूरा नहीं करते तो भारतीय जनता भी इस वॉर को समर्थन नहीं करेगी, इस युद्ध को समर्थन नहीं करेगी। इस पर सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया और अंत में कांग्रेस आला कमान ने निर्णय लिया कि कांग्रेस के मिनिस्ट्री को रिजाइन कर देना चाहिए। और कांग्रेस की जब एक बार आला कमान का ऑर्डर हुआ तो कांग्रेस की 8 मिनिस्ट्री ने रिजाइन कर दी और अक्टूबर तक सारी मिनिस्ट्री रिजाइन कर चुकी थी। मतलब बिपिन चंद्र लिखते हैं कि यह एक बार दर्शाया कि कांग्रेस में क्या एकता थी कि एक बार आला कमान के ऑर्डर हुआ और जितने भी प्रांतीय मिनिस्ट्री रिजाइन कर दी थी। तो कहेंगे भाई ये बात उन्होंने क्यों कही? तो क्योंकि अगर मुस्लिम लीग की 8 सरकारें गठित होती
और अगर आला कमान का ऑर्डर आता तो हो सकता था कि 2-4 सरकारें रिजाइन करने से इस आधार पर इनकार कर जाती कि उनमें सत्ता लोलुपता आ जाती और वो पार्टी से ही अपना संबंध तोड़ लेती। लेकिन कांग्रेस ने उसमें पूर्ण एकता दिखाई, रिजाइन कर दिया। अब सबसे जो अहम बात है वो अहम बात यह है कि अब पूरा का पूरा जो मूवमेंट है या गांधी जी की रणनीति है, दैट हैज कंप्लीटली बिकम डायरेक्शनलेस। अब कांग्रेस दिशाहीन थी, मुंडे मुंडे मतर भिन्ना। अब देखिए क्या स्थिति है, मैं सबका आपका परसेप्शन बताता हूं। ये मैं 2 रिप्यूटेड हिस्टोरियन हैं, एक बिपिन चंद्र, दूसरा सुमित सरकार, हालांकि 2 अलग अलग स्कूल से हैं। बिपिन चंद्र मार्क्सिस्ट स्कूल से हैं, सुमित सरकार सबाल्टर्न स्कूल से हैं। बीच बीच में मैं और हिस्टोरियंस के बारे में भी आपको बताऊंगा, जैसे जूडिथ ब्राउन हैं और वो ऑक्सफोर्ड स्कूल से हैं, और ज्ञानेंद्र पांडे हैं, वो भी सबाल्टर्न स्कूल से हैं। तो सब ने अपने अपने विचार इस मुद्दे पर दिए। तो अब हुआ ऐसा कि ठीक है, कांग्रेस मिनिस्टर ने डिजाइन कर दी, तो कहाँ क्या होना चाहिए। एक सुभाष चंद्र बोस थे, तो सुभाष चंद्र बोस इस वॉर को एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मानते थे, क्योंकि 1938 में गांधी जी ने वर्धा में कांग्रेस के लीडर्स की बैठक बुलाई। तो कांग्रेस के लीडर्स उन्होंने राय ली, कहा कि भाई आप लोग अपनी अपनी राय दीजिए, हम क्या करें। तो इस पर सुभाष का कहना था कि देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, ब्रिटिश अभी संकट में है और ब्रिटिश स्वेच्छा से तो हमें स्वतंत्रता देंगे नहीं। तो ऐसा हम करें कि हम एक बहुत बड़ा मूवमेंट छेड़कर और ब्रिटिश को यहां से भगा दें, दैट इज द ओनली वे। तो इस पर पंडित नेहरू का विचार अलग था। पंडित नेहरू ने कहा कि देखिए, अभी ब्रिटिश दुनिया की फासिस्ट पावर के साथ लड़ रही है, आप जानते हो, हिटलर और मुसोलिनी के साथ। और हिटलर ब्रिटेन का ही शत्रु नहीं, पूरी दुनिया और मानवता का शत्रु है। और अगर हम अभी ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई बड़ा मूवमेंट छेड़ते हैं तो फिर सबसे बड़ी समस्या ये आएगी। ये रुद्रांशु मुखर्जी का मानना है, हिस्टोरियन रुद्रांशु मुखर्जी बहुत रिप्यूटेड और रिनाउंड स्कॉलर हैं, कि वर्धा बैठक में नेहरू ने कहा कि देखिए, अभी अगर उनके अगेंस्ट में कोई हम मूवमेंट छेड़ते हैं तो एक तरीके से यह प्रकारांतर से फासिस्ट पावर को सहायता करने के बराबर होगी, कि हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन हां, एक बात और भी है, अगर ब्रिटिश इस प्रचार के साथ लड़ रहे हैं कि हम दुनिया में स्वतंत्रता को, फ्रीडम को बचाने के लिए लड़ रहा हूं, तो आप अगर फ्रीडम को बचाने के लिए लड़ रहे हो तो आपको ज्ञात होना चाहिए कि अगर ये फ्रीडम आपका है तो ये फ्रीडम हमारा भी है। फ्रीडम शुड नॉट बी इंडिविजुअल। फ्रीडम बटा हुआ नहीं होता है। आपका फ्रीडम कुछ और हो, हमारा फ्रीडम कुछ और हो, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। आप जब तक हमारे फ्रीडम को एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक हम आपके साथ खड़े तो नहीं होंगे, इतना तो तय है। तो ये नेहरू का परसेप्शन। गांधी जी का ये परसेप्शन कुछ कुछ है। ये गांधी जी ने भी कहा कि देखिए, हम अभी ब्रिटिश के साथ बिल्कुल कोऑपरेट करना चाहते हैं, ब्रिटिश को हम सहायता करना चाहते हैं, हम तैयार बैठे हैं, वार्ता तो करें, हमारी शर्त तो पूरी करें। अब सारे नेताओं का ही हाल है। कम्युनिस्टों का विचार लीजिए, तो उस समय सोवियत, क्योंकि देखिए अब इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी के साथ प्रॉब्लम था, इस कारण से इंडिया में कम्युनिस्ट का डिक्लाइन भी एक तरीके से हो गया कि उन्होंने हमेशा जो लाइन ऑफ पॉलिसी अडॉप्ट किया है वो व्यावहारिक नहीं रही। अब उस समय वो सोवियत रशिया के पॉलिटिक्स से गाइडेड हो रहे थे। तो उस समय क्या था कि स्टालिन और हिटलर के बीच संधि हुई पड़ी थी, और ये संधि कहीं ना कहीं ब्रिटिश के अगेंस्ट में थी। तो उधर सोवियत रशिया उसमें ब्रिटेन के अगेंस्ट में था, तो कम्युनिस्ट यहाँ ब्रिटिश के अगेंस्ट में थे। कम्युनिस्ट और समाजवादी पार्टी भी सुभाष के सुर में सुर मिलाते हुए कह रहे थे कि बहुत अच्छा मौका है, हम लोगों को एक मूवमेंट छेड़कर ब्रिटिश को भगा देना चाहिए। इस तरह से लाइन ऑफ एक्शन क्लियर नहीं था, और गांधी जी मूवमेंट तो आरंभ करने की मूड में बिल्कुल नहीं थी। तो अब क्या किया जाए? तो गांधी जी ने एक सिंबॉलिक मूवमेंट शुरू किया, उसको कहते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन। हालांकि उस समय तक वायसराय लिलिथगो, जिसको लिलिथगो प्रस्ताव कहते हैं, उसने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल कंसेशन दिया जो बड़ा नाकाफी था। उसके डिटेल्स में मैं क्या बताऊं,
उसने कहा कि भाई देखिए, युद्ध के बाद एक संविधान सभा गठित होगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो लगभग पूरी तरह भारतीयों के द्वारा होगी, और युद्ध के बीच में हम इतना करते हैं कि हम भारत की सुरक्षा तो भारतीयों के हाथ में नहीं देंगे, लेकिन हम एक युद्ध सलाहकार परिषद बनाते हैं, वॉर एडवाइजरी काउंसिल, उसमें भारतीय सदस्यों को लिया जाएगा जो वायसराय को एडवाइस करेगा। तत्काल हम इतना कर देते हैं कि वायसराय की काउंसिल का विस्तार कर देते हैं और उसमें कुछ हम भारतीय मेंबर्स को ले लेंगे। बस उन्होंने ये बात रख डाली। ठीक, कांग्रेस ने कहा कि नहीं, ये सेटिस्फैक्टरी नहीं, जब तक आप हमारी सुरक्षा हमारे हाथ में नहीं देंगे, हम कोई वार्ता आपसे नहीं करेंगे, और स्वतंत्रता की स्पष्ट गारंटी हमें चाहिए। अब बात नहीं बनी। अब गांधी जी बेचैन हो रहे थे, अब क्या करूं, अब तो ये तो कोई वार्ता कर नहीं रहा, और मतलब हम हाथ पर हाथ रख के बैठे नहीं सकते, युद्ध में हमें घसीटे जा रहे हैं। दुनिया वालों को ये लग भी नहीं पा रहा है कि हम इस युद्ध में इनके साथ नहीं है, और हम एक ऐसा युद्ध लड़ रहे हैं जिस युद्ध में हमारा कोई स्टेक नहीं है। हम एक व्यर्थ का युद्ध लड़ रहा है हमारा राष्ट्र, और हमारे राष्ट्र के साथ इनजस्टिस हो रहा है। कम से कम दुनिया को बताए तो सही कि भाई हमें जबरन घसीट रहे हैं। तो चलिए, एक व्यक्तिगत सत्याग्रह मूवमेंट उन्होंने शुरू किया, जिसमें एक नेता जाता था, सत्याग्रही बैठता, युद्ध विरोधी भाषण देता, ये दुनिया वालों, इस युद्ध में हम इनके साथ नहीं हैं, ये हमें घसीट रहे इस युद्ध में, और फिर सत्याग्रह पर बैठ जाता। तो पहले सत्याग्रही के रूप में उन्होंने आचार्य विनोबा भावे को चुना, दूसरे में पंडित नेहरू को, और तीसरे में वल्लभ भाई पटेल को। खैर, पुलिस की लॉरी आती, उनको गिरफ्तार करके पुलिस लॉरी में बैठा के ले जाती। तो ये एक तरह से सिंबॉलिक मूवमेंट था, इसका कोई खास परिणाम सामने नहीं आया। अब उधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर का रुख बदल रहा था। कि उधर दक्षिण पूर्व एशिया में जापान आ चुका था। 7 दिसंबर 1941 को जब जापान ने यूएसए के पर्ल हार्बर पर अटैक किया और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जंप कर गया, उधर यूएसए भी अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्टी बन चुका था। प्रेसिडेंट रूजवेल्ट वॉर पॉलिसी को डील करने लगा था। तो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट और चीन भी उस समय मित्र राष्ट्रों के साथ था, एलाइड पावर्स के साथ, और चियांग काई शेक वहां का प्रेसिडेंट था। तो इन दोनों ने ब्रिटिश के ऊपर दबाव डाला कि भाई आप इंडिया से में कांग्रेस से तो वार्ता करिए। अब तो इंडिया का सहयोग आवश्यक है, क्योंकि अटलांटिक महासागर से अब युद्ध का मैदान आपका प्रशांत महासागर हो चुका है, और प्रशांत महासागर में आप युद्ध जो लड़ेंगे दक्षिण पूर्व एशिया में, उसमें इंडिया एक पिलर के रूप में काम कर सकता है, और इंडिया के पिलर का जो ताला है वो कांग्रेस ने बंद कर रखा है। तो पहले कांग्रेस से तो आप वार्ता करी। चर्चिल बहुत ही अरियल टट्टू था। हालांकि चर्चिल के 2 रूप हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हीरो और इंडियन फ्रीडम का विलेन। जब मैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चर्चिल का रोल देखता हूं तो अभिभूत हो जाता हूं, वो हमारा इंस्पिरेशन लगता है। मैंने एक लेक्चर ही बनाया है, कभी सुनिएगा, कि जब आप गहन निराशा के क्षण में रहे तो ये लेक्चर को जरूर देखें। क्योंकि चर्चिल ने जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जिस तरह से एडवर्स कंडीशन में इस वॉर को लीड किया था, और जिस जिद पर उसने बचा लिया था दुनिया को, वो वंदनीय है। लेकिन भारत की आजादी को जिस तरह से उसने क्रश करने की कोशिश की, जो एंटी इंडिया अप्रोच था, या पार्टीशन ऑफ इंडिया में उसका जो कवर्ट रोल रहा, मतलब जो ढका पुता रोल, वो निंदनीय है। एक भूमिका वंदनीय है, दूसरी भूमिका निंदनीय है। वाह रे वाह, एक ही व्यक्तित्व के 2 रूप। तो चर्चिल बहुत ही अरियल टट्टू था। इंडिया के मामले में चर्चिल इस मूड में बैठा हुआ था कि हम इंडिया के साथ निगोशिएट नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, क्योंकि वो अमेरिका रूपी बैसाखी के सहारे चल रहा था, तो यूएसए को डिस्प्लीज भी नहीं कर सकता था। तो उसने एक नौटंकी की। मार्च 1942 में स्टेफोर्ड क्रिप्स के अधीन एक क्रिप्स मिशन भेज दिया। क्रिप्स जो प्रपोजल लेकर आया, तो बस वही नए बोतल में पुरानी शराब थी, जो कुल मिलाकर लिथगो प्रस्ताव में जो प्रस्ताव था उससे अधिक कुछ नहीं था।
बस हाँ इतना था कि युद्ध के बाद इंडिया एक संविधान सभा बनाएगा और वो पूरी तरह इंडियंस के द्वारा होगा। और युद्ध के बाद इंडिया को डोमिनियन स्टेटस में है कि प्रतिरक्षा और विदेश ब्रिटिश के हाथ में रहेगा, बाकी आपके पास है, दिया जाएगा। लेकिन हां, उसको कंप्लीट फ्रीडम की भी का भी विकल्प रहेगा। लेकिन हर कुछ युद्ध के बाद गांधी जी अब बेचैन हो गए। गांधी जी को अब पेशेंस जवाब देने लगा। गांधी जी ने कहा कि देखिए, हर कुछ आप युद्ध के बाद दे रहे हैं, ठीक है, ये तो पोस्ट डेटेड चेक दे रहे हैं। पोस्ट डेटेड चेक मतलब आप कि अगली तारीख को 1 साल के बाद इन कैश होगी, 2 साल के बाद इन कैश होगी। पहली बात तो है कि आपका युद्ध कब समाप्त हो रहा है, ये तो क्लियर रही। और युद्ध आपके फेवर में भी नहीं है। यूरोप में हिटलर ने सबको तबाह कर रखा है। सारे पश्चिमी यूरोप, पूर्वी यूरोप जीते जा चुके हैं हिटलर के द्वारा। साउथ ईस्ट एशिया में जापानियों ने आपको सिंगापुर और मलाया से खदेड़ दिया है, और आप फिर भी युद्ध के बाद हमें कुछ देने का प्रॉमिस कर रहे हो। तो गांधी जी इतना खुला तो नहीं बोला। मैं गांधी जी की ओर से आपको इशारा कर रहा हूं, पोस्ट डेटेड चेक शब्द का व्यापक मीनिंग क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि भाई पता नहीं युद्ध के बाद आप खुद रह जाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं, और युद्ध के बाद आप हमें क्या दे रहे हो। तो किसी पत्रकार ने उसमें जोड़ दिया, गांधी जी ने पोस्ट डेटेड चेक कहा ऑन ए फेलिंग बैंक। तो क्रिस मिशन की विफलता के बाद लगभग ये बात स्पष्ट हो गई कि अब कुछ कांग्रेस को निर्णय लेना होगा। और कांग्रेस को निर्णय लेना होगा, आश्चर्य की बात यह है, इससे पहले जब कांग्रेस में उबाल आती थी तो गांधी जी कई बार ठंडी फुहार देकर उस उभार और उस आक्रोश को शांत करते थे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब गांधी जी को आक्रोश आ रहा था। सुमित सरकार ने अपनी बुक में लिखी है मॉडर्न इंडिया में कि जुलाई 1942 तक गांधी जी बड़े आक्रामक मूड में आ चुके थे। मतलब उन्होंने जुलाई शब्द का प्रयोग नहीं किया, उन्होंने कहा है कि 1942 के ग्रीष्म ऋतु तक, यानी जून तक, गांधी जी बड़े आक्रामक मूड में आ चुके थे। और 14 जुलाई 1942 को जो गांधी जी ने वर्धा बैठक में जो स्टेटमेंट दिया, वो कहीं ना कहीं गांधी जी के उबाल को दर्शाता है। अब मैं 2 पहलू पर बात करूंगा कि गांधी जी इतने आक्रोश में क्यों थे, गांधी जी इतने नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग क्यों हो गए, और क्या गांधी जी का यह उबाल केवल गांधी जी का व्यक्तिगत उबाल था या संपूर्ण राष्ट्र का उबाल था। यहां 2 पहलू पर मैं बात करूंगा, एक गांधी जी का व्यक्तिगत, दूसरा गांधी जी के ऊपर दबाव। देखिए, पहले हम जनता से शुरू करते हैं। 1942 में जब ये 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ, तो शुरू में जो पूंजीपति थे, भारत के धनी किसान थे, तो धनी किसान ने अपने कृषि उत्पादों को बाजार में बेचकर मुनाफा कमाना शुरू किया, और जो भारत के पूंजीपति थे वो बढ़ते हुए मूल्य से पैसे कमाना शुरू किया। लेकिन फिर क्या हुआ कि युद्ध ने सप्लाई लाइन को डिस्टर्ब कर दिया, जो आपूर्ति श्रृंखला है टूट गई, और भारत के बहुत सारे अनाज हैं वो मिलिट्री बैरक की तरफ मुड़ गए। तो वैसे भी इंडिया खाद्यान्न के मामले में तब आत्मनिर्भर होने का सवाल कहां, ब्रिटिश तो निर्यात करते रहते थे, तो उन्होंने मिलिट्री बैरक में भेजना शुरू कर दिया। और जो अतिरिक्त चावल का आयात बर्मा से होता था, वो आयात ठप हो गया वॉर के कारण। तो बंगाल में अकाल पड़े और अनाजों की स्कार्सिटी हो गई। अनाजों का मूल्य सूचकांक, उस समय मूल्य सूचकांक तो ऐसा नहीं होता था, 60% अचानक से कीमत बढ़ गई। तो जब भी इस तरह की महंगाई होती है, मुद्रास्फीति होती है, तो इसका एक परिणाम सामने आता है। वह परिणाम क्या होता है? तो
जन आक्रोश, तो जन आक्रोश अब उभरने लगा। अब इसमें कई मुद्दे ऐसे जुड़ते गए जो घी का काम किया। अब इसमें जुड़ा हुआ मुद्दा यह है कि उधर दक्षिण पूर्व एशिया में मलाया और सिंगापुर में ब्रिटिश के पांव उखड़ गए थे। ब्रिटिश वहां से अपने आर्मी को खाली करके चले आए थे और वहां के सिविलियंस, जिसमें एक अच्छा खासा इंडियन की संख्या थी, उसको भगवान भरोसे छोड़ दिया था। अब लग रहा था लोगों को कि भाई ये क्या बात हो गई, ये तो बड़ी अजीब चीज है, किस पर भरोसा करें। ये हमारे भारतीयों को संकट में डालकर ये ब्रिटिश खुद भाग लिया वहां से, तो लोगों में ये मानसिकता थी। तीसरा फैक्टर क्या था कि जैपनीज कहीं भारत पर अटैक न कर दे, भारत पर आक्रमण न कर दे, तो उससे बचने के लिए ब्रिटिश ने क्या किया था कि जो बंगाल की खाड़ी के रास्ते वो संभवतः आ सकते थे, तो बंगाल की खाड़ी में बहुत सारे मछुआरों के जो नाव थे, ब्रिटिश ने वो सारे नाव ब्रिटिश ने डुबो दिए। इसको कहते स्कॉच द अर्थ पॉलिसी। स्कॉच द अर्थ पॉलिसी का मतलब है कि आप पीछे हटते चलिए और दुश्मनों के लिए एक चैलेंज पैदा करते जाइए, उसको आत्मघाती नीति भी कहते हैं। अब इससे बंगाल के जो मछुआरे बेचारे, उनका लाइवलीहुड था, उनका जीविकोपार्जन था, उस फिशिंग उनकी जीने की एक मतलब आय का साधन था। अब जब उनके बोट डूबे तो बेचैनी हुई, आक्रोश हुआ, तो जन सामान्य में आक्रोश बढ़ रहा था। अब इसी बीच क्या हुआ, ऑस्ट्रेलिया के सैनिक और अमेरिकी सैनिक वहां उतारे गए, भारत में उतारे गए, क्योंकि उनको दक्षिण पूर्व एशिया में लड़ने जाना था और इंडिया ही वो प्लेटफॉर्म था, या इंडिया ही वो पिलर था जिसको आधार बनाकर ब्रिटिश पूरी एशिया में अपने वॉर एफर्ट्स को ऑर्गेनाइज कर रहे थे, युद्ध प्रयास को ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ऑस्ट्रेलिया और जब अमेरिकन सैनिक उतरे, तो जो सैनिक का व्यवहार सिविलियंस के साथ होता है उसका अनुमान आपको होगा ही। उनके जो व्यवहार थे वो अच्छे नहीं थे, और खास के महिलाओं के प्रति जो उनका दृष्टिकोण और उनका आचरण था, ये बहुत ही आपत्तिजनक था, जिस कारण से भारतीयों में आक्रोश बढ़ रहा था। और अंत में इंडियन लीडरशिप की बात है, क्योंकि उस समय तक तो देखिए राष्ट्रवाद नीचे तक डाउन तक आ चुका था। तो क्रिप्स मिशन से जो अंतिम उम्मीद लगी हुई थी कांग्रेस की, वो उम्मीद टूट गई। और कांग्रेस की उम्मीद टूटने का मतलब है कि नेतृत्व से छन छन कर विचारधारा नीचे भी आ रही थी। तो जो माहौल बन रहा था आक्रोश का जनता के बीच, गांधी जी उसे भी भांफ रहे थे कि अब अधिक समय तक जनता के इस आक्रोश और जन उभार पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता। दूसरा, कई बार हमें भी ऐसा लगता है, जब हम खुद आपसे शेयर कर रहे हैं, जब हम क्लास 12 में थे तो भारत छोड़ो उसी तरह पढ़ते, फिर ग्रेजुएशन में आए, थोड़ा पढ़ा, डिटेल्स में पढ़ा, लेकिन उसके बाद हम समझ उस समय भी नहीं पाए ग्रेजुएशन में। वेरी फ्रैंकली आई एम टेलिंग, जब मैं आगे की एकेडमी में गया तो मैं उसको फिर समझा। एक्चुअली मैंने कहा कि भाई गांधी जी किसी भी स्थिति में, क्योंकि गांधी जी की जो शब्दावलियां हैं भारत छोड़ो में, वो है ना, वो आपको दिखने पर लगेगा बदले बदले कुछ सरकार नजर आते हैं। मतलब गांधी जी बदले लगते हैं। गांधी जी वो गांधी जी नहीं लगते हैं 42 में जो पहले आपको दिखते थे। उनकी शब्दावलियां बदल रही थी, उनके मुहावरे बदल रहे थे, ऐसे ऐसे शब्द निकाल रहे थे कि उनके अपने कोलिग्स चौंक के उनका चेहरा देख रहे थे, क्या वो ये वही गांधी जी? भाई इतना बड़ा बदलाव कैसे दिख रहा है? जैसे मैं आपको बताता हूं, मई 1942 में जब क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद जब उन्होंने अपना पेशेंस खो दिया बिल्कुल, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि कृपा करके आप हमें, ब्रिटिश को इंगित करते हुए संबोधित कर, कृपा करके आप हमें ईश्वर के ऊपर, अथवा अगर ज्यादा कहें तो अराजकता के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि आपकी ये संगठित अराजकता से वो कहीं बेहतर होगी। अब ऐसा जिस समय ब्रिटिश जीवन मरण का संघर्ष लड़ रहे, उस समय गांधी जी उनको कह रहे हैं भारत छोड़िए, अविलंब, विलंब मत करिए।
उसके बाद उन्होंने जब अगस्त में 5 अगस्त को जनता को संबोधित किया, तो संबोधित करते हुए जनता को उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस संघर्ष के लिए तैयार हो रहे हैं। इस संघर्ष में या तो हमें लक्ष्य पा लेना है, नहीं तो अपना शरीर त्याग देना है। ये शेखर बंदोपाध्याय लिखते हैं। और अब हम और अधिक इंतजार नहीं कर सकते। मतलब या तो हमें लक्ष्य पा लेना है या शरीर त्याग देना है। फिर उन्हें जनता को संबोधित करते हुए कहा कि अगर नेता आपको नहीं हो तो आप स्वतंत्र हैं, आप अपने आप को स्वतंत्र मानिए, स्वतंत्र निर्णय लेने के लिए मानिए। तो कहीं ना कहीं इस बात को हिस्टोरियन भी स्वीकार करते हैं, ज्ञानेंद्र पांडे भी स्वीकार करते हैं कि गांधी जी कहीं ना कहीं भारतीयों को यह संकेत कर रहे थे स्वतंत्रता की ओर। 8 अगस्त से पहले उन्होंने अपनी एक स्पीच में कहा था कि देखिए, हम आपसे अपनी अहिंसा नहीं मांग रहे, मैं अहिंसा पर रहूंगा, मैं नैतिकता और अहिंसा पर का पालन करूंगा, और आप लोग नैतिकता और अहिंसा का पालन करेंगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। लेकिन अगर आप अपने रास्ते से डिग भी गए तो मैं नहीं टिकूंगा। मतलब उन्होंने संकेत दिया, क्योंकि कई बार जनता को ऐसा लगता था कि गांधी जी मूवमेंट तो आरंभ कर देते हैं लेकिन मध्य में मूवमेंट को छोड़ देते हैं। इस बार वो जनता को यह विश्वास दिला रहे थे कि मैं अधूरा काम नहीं छोड़ूंगा, इस बार मैं फाइट टू फिनिश पर हूं। और 8 अगस्त 1942 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो प्रस्ताव लाया, अगस्त प्रस्ताव बॉम्बे में, उसमें उसने नारा दिया भारत छोड़ो का, तो गांधी जी ने नारा दिया करो या मरो। अब इसी पर बहुतों को डाउट हो गया कि गांधी जी अब अहिंसा के रास्ते से डिग तो नहीं गए। नहीं, ये गलत होगा, बिल्कुल गलत होगा। आप उनको जवाब देंगे कि नैतिकता और अहिंसा उन्होंने कभी नहीं छोड़ी, लेकिन उन्होंने यह माना कि उनका अहिंसा विषयक जो अवधारणा है वो ज्यादा व्यावहारिक हो गई। उन्होंने माना कि अपनी अहिंसा विषयक अवधारणा को हम फैलाएं, हम उसके लिए प्रयासरत रहें, लेकिन हम ये उम्मीद नहीं कर सकते कि सारी जनता इसका पालन ही करे। लेकिन मुद्दा यहां सिर्फ अहिंसा का नहीं है, संवैधानिकता और न्याय का भी है। जब भारतीय जनता को संवैधानिकता और न्याय नहीं मिल रहा और अगर वो अहिंसा से डिग भी जाते हैं तो क्या हम इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं तो भारतीय जनता के साथ न्याय होगा? नहीं होगा, क्योंकि ब्रिटिश भी तो अन्यायी है। तो कहीं ना कहीं वो इसको रैशनलाइज किया कि भाई हमारा क्रीड तो है नॉन वायलेंस, लेकिन अगर जनता की कुछ महकमा वायलेंस कर जाते हैं तो सिर्फ इस आधार पर इस मूवमेंट को वापस ले लेना गलत होगा कि जनता डिग गई, क्योंकि जनता के साथ भी तो अन्याय हो रहा है। ब्रिटिश का यह कदम संवैधानिकता के अनुकूल तो नहीं है, उनकी न्याय और संवैधानिकता को कुचला तो जा रहा है। तो यही गांधी जी का स्प्रोच था। अब जैसा कि आप जानते हैं कि 8 अगस्त को प्रस्ताव पारित हुआ और गांधी जी को जैसी उम्मीद थी वैसा ही हुआ। 9 अगस्त के सवेरे मॉर्निंग में सारे नेताओं को गिरफ्तार करके, चोटी के नेताओं को गिरफ्तार करके, एक फ्रीडम फाइटर ने अपने मेमोयर में लिखा था कि जब रेलवे स्टेशन पर पहले एक नेता आए, दूसरे नेता आए, तो बोला कि देखिए बुकिश नॉलेज अपनी जगह है, लेकिन मैं आपको ओरल हिस्ट्री की बात करता हूं, ऑल्दो आई एम नॉट द प्रोफेशनल हिस्टोरियन। लेकिन हां, मैंने इस पर रिसर्च नहीं किया है, लेकिन मैं ओरल हिस्ट्री की बात करता हूं। मैं बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर से व्यक्तिगत तौर पर वार्ता कर चुका हूं जो फ्रीडम फाइटर में एक्टिव रहे हैं और उन्होंने हमें मतलब कई जगहों का अनुभव बताया है। हजारीबाग जेल का अनुभव बताया है, जहां से जयप्रकाश नारायण के विषय में कहा जाता है कि जेल तोड़कर वो फरार हो गए। तो और रामनंदन मिश्र और जयप्रकाश नारायण ने किस तरह बिहार और नेपाल की सीमा पर एक पैरेलल गवर्नमेंट बना रखी थी। तो
इस पर मैं ढेर सारे फ्रीडम फाइटर्स से व्यक्तिगत तौर पर वार्ता कर चुका हूं, और उस हजारीबाग जेल में जो रहे थे जयप्रकाश नारायण के साथ, उन्होंने भी हमें अपना अनुभव बताया। और जो भारत छोड़ो आंदोलन के विभिन्न स्थलों पर जो संघर्ष कर रहे थे, उन्होंने भी बताया। एक ऐसी नेता से भी मेरी मुलाकात हुई जो रेलवे स्टेशन पर तो नहीं थे, क्योंकि उतने बड़े नेताओं नहीं थे, वो सेकेंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के नेता थे, लेकिन उन्होंने वो अनुभव बताया, क्योंकि उन्होंने वो चीजें उनसे सुनी जो उस स्टेशन पर थे। तो मैं इसको आर्काइव्स की तरह, टेक्स्ट की तरह तो ऑथेंटिक नहीं बता सकता, लेकिन मैं एक अनुभव आपसे बांट रहा हूं। उन्होंने जैसा हमको बताया कि जब उधर से एक नेता गिरफ्तार होकर आ रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल गिरफ्तार होकर आ रहे हैं, एक दूसरे मौलाना आजाद गिरफ्तार होकर आ रहे हैं, तो जो नेता गिरफ्तार होकर आ रहे हैं, तो दूसरा उनके सबके चेहरे पर हवाई उड़ रही है। हवाई इसलिए नहीं उड़ रही है क्यों, उनको मृत्यु से डर नहीं है, उनको डर है क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूं, जब ये मूवमेंट, गांधी जी जब निर्णय लिया था भारत छोड़ो आंदोलन का, ये गांधी जी का व्यक्तिगत निर्णय था। कांग्रेस के कोई चोटी के नेता इसके लिए तैयार नहीं थे। मैं आपको बताता हूं, मैंने शेखर बंदोपाध्याय लिखते हैं कि नेहरू और चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने तो पहले स्टेप में विरोध किया कि बापू अभी जनता, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तो कहा कि नहीं ये उचित नहीं होगा, और पंडित नेहरू ने कहा कि देखिए बापू, पहली बात तो है कि अब अगर हम कोई इस तरह का राष्ट्रीय मूवमेंट छेड़ते हैं, एक तो कहीं ना कहीं हम फासिस्ट पावर की मदद कर रहे हैं, दूसरा क्या होगा कि ब्रिटिश अभी उसको सहन नहीं करेगी, ब्रिटिश अभी बहुत बड़ा दमन करेगी, नेता सब जेल में होंगे, जनता सड़क पर होगी, पता नहीं कितनी हिंसा होगी। गांधी जी इतना जोखिम मोल ले रहे थे, उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ भी हो जाए, मैं बालू से इस मूवमेंट को खड़ा कर दूंगा। अब गांधी जी इतने आक्रामक मूड में क्यों थे, इसका जवाब अब देना चाहूंगा। बाद में मैंने इस पर काफी सोचा, ये मैं किसी हिस्टोरियन का सपोर्ट से नहीं बता रहा हूं, मैं अपना अनुभव आपसे बांट रहा हूं। एक्चुअली आजाद हिंद फौज उधर एक्टिव था, जैपनीज इंडिया की तरफ बढ़ सकते थे, और गांधी जी को अनुभव यह हुआ कि मलाया और सिंगापुर, इन दोनों जगह को जब जैपनीज ने जीता, तो ब्रिटिश ने वहां की सेना को खाली करा कि उनको वहां की जनता को ईश्वर की कृपा पर छोड़कर, और ब्रिटिश वहां से भाग खड़े हुए। तो गांधी जी का सोचना यह था कि यही गेम वो इंडिया में खेलेंगे। जैपनीज को हमसे कोई दुश्मनी नहीं है, वो ब्रिटिश के खातिर अटैक करेंगे इंडिया पर, और जब ब्रिटिश के खातिर अटैक करेंगे तो ब्रिटिश हमें मझधार में छोड़कर भाग जाएंगे, और इंडिया की कैजुअलिटीज होगी, इंडिया फिर गुलाम हो जाएगा जैपनीज का। तो वो ब्रिटिश को कह रहे थे प्लीज तो आप जाइए, आप जाइए। मैंने उनको लग रहा था कि ब्रिटिश वो पॉन है, वो ब्रिटिश वो है जिसको देखकर जैपनीज आएंगे, मधुमक्खियां आएगी और ये भाग लेगा और हमें संकट में डाल देगा। तो गांधी जी बेचैन हो रहे थे कि भाई अब जाइए। तो इसीलिए कोई भी नेता उन्हें कुछ रोकते हो बोलते कुछ नहीं। उनको ये लग रहा था अरे ब्रिटिश जितनी हिंसा हमारे विरुद्ध करेंगे या ब्रिटिश जितना दमन करेंगे करें, लेकिन वो उससे तो कम होगा क्योंकि जापानीज की कहानियां तो आ ही रही थी साउथ ईस्ट एशिया में। जापान का तो ट्रैक रिकॉर्ड इतना खराब था कि जहां भी जापान की सेना गई वहां पर जो वहां के लोकल के साथ जो व्यवहार हुआ उसका पूरा दास्तां आपको दक्षिण पूर्व एशिया के इतिहास में भरा मिलेगा। आप यही समझ लीजिए कि जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जब परमाणु बम गिरे थे 3 लाख लोग मरे थे और पूरे एशिया में उसके लिए सिंपैथी की एक लहर नहीं उठी थी जापानीज के लिए। सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस कदम की आलोचना की थी। तो गांधी जी तो इस बात को जानते थे। अब इसीलिए वो हर तरह का जोखिम लेने के लिए तैयार थे। नीचे का दबाव भी अपना काम कर रहा है, गांधी जी भी अपने
का व्यक्तित्व भी काम कर रहा है। 9 अगस्त के सारे नेताओं को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया। मैं वो रेलवे स्टेशन का अनुभव आपको बता रहा था कि वो नेतागण के चेहरे पर हवाइयाँ इसलिए उड़ रही थी कि हमने तो जन आंदोलन आरंभ कर दिया है, हमें तो ब्रिटिश अंदर कर रहे, पता नहीं इनका क्या होगा, अब क्या होगा इस देश का। लेकिन वो जैसे उन्होंने, जैसा कि हमको अनुभव बताया फ्रीडम फाइटर ने, कि जब वो एक नेता आते तो उनको बेचैनी होती कि यार कैसे होगा, फिर सोचते कि कोई बात नहीं है, पंडित नेहरू हैं, वो संभाल लेंगे। देख रहे हैं 5 मिनट के बाद पंडित नेहरू भी स्टेशन पर आ रहे हैं आफ्टर 5 मिनट्स। तो अब उनको ये लग रहा था कि भाई पंडित नेहरू भी आ गए, पटेल भी आ गए, सभी आ गए, अब कौन संभालेगा इस देश को। तो इसी पर ज्ञानेंद्र पांडे लिखते हैं, जब 9 अगस्त को जो शुरू हुआ बॉम्बे में, और पहले सुमित सरकार लिखते हैं 3 चरणों में हुआ। पहले चरण में नेतृत्व पहले शहरों में हुआ, जो नगरीय बुद्धिजीवी है उन्होंने संभाला, वर्कर्स एक्टिव हुए। 9 अगस्त से 14 अगस्त तक बॉम्बे अशांत रहा। 10 अगस्त से 15 अगस्त तक 10 अगस्त से 14 अगस्त तक कलकत्ता अशांत रहा। कलकत्ता में हड़ताली पर हड़ताली शुरू हुई। और सबसे इसका जो गढ़ रहा सेंटर, वो बिहार में 11 अगस्त को जब सचिवालय पर जब छात्रों ने हमला किया, जब 11 छात्र, जब वो झंडा ऊपर फहराते हुए, आज भी आप पिक्चर पर देखेंगे, ये पुलिस ने गोली मारी, झंडा को नीचे नहीं झुकने दिया, 7 लोग उस झंडे को बचाते हुए गोली खा के नीचे गिर गए, और पूरे बिहार में ये फैल गया आग की तरह। ज्ञानेंद्र पांडे लिखते हैं, क्योंकि पहले इस स्टेज का नेता नहीं, तो ज्ञानेंद्र पांडे लिखते हैं कि गांधी जी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर गांधी जी की पकड़ नहीं थी। इस सबाल्टर्न हिस्टोरियंस तो हमेशा नेतृत्व की भूमिका को नकारते हैं, कम करके देखते हैं। तो ज्ञानेंद्र पांडे ने यही कहा कि गांधी जी एक ऐसे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे जिस पर गांधी जी की पकड़ नहीं थी। और मैं एक बात आपको बता दूं, यही सबाल्टर्न हिस्टोरियन ने एक स्टेटमेंट दिया है जो यूपीएससी के क्वेश्चन के फॉर्म में बच्चों से पूछा जाता है, और यह सुमित सरकार का स्टेटमेंट है कि भारत छोड़ो आंदोलन एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन था। स्वतः स्फूर्त आंदोलन मतलब इट वॉज एन स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। अब ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट का मतलब है कि जनता ने इसको अपने हाथ में लिया। अभी नेतृत्व की भूमिका को कम करना है। बिपिन चंद्र इसका खंडन करते हैं। बिपिन चंद्र कहते हैं, क्योंकि बिपिन चंद्र तो मार्क्सवादी और नेतृत्व की भूमिका को मानते हैं, वो कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो कांग्रेस की नेतागण जब जेल में जाने लगे, तो नेतागण के जेल में जाने से पहले उन्होंने एक पूरी योजना बना रखी थी कि मूवमेंट को कैसे नेतृत्व किया जाएगा। इसमें टेलीग्राफ तार काटने से लेकर रेलवे लाइन काटने तक की भी प्रोग्राम शामिल थे। और फिर जब कांग्रेस नेता अंदर गए तो सेकेंड जनरेशन का लीडरशिप ने पूरा मैदान संभाल लिया। दूसरी पीढ़ी के नेता भी तैयार थे जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन का कमान संभाल लिया। तीसरी बात यह है कि उषा मेहता अपना रेडियो प्रोग्राम चला रही थी और वो नेताओं का भाषण जनता तक पहुंचा रही थी। नेताओं का प्रभाव जनता पर बना हुआ था, ऐसा नहीं है कि प्रभाव नहीं था, हर जगह प्रभाव था। चौथी बात यह है कि ठीक है, कांग्रेस के मुख्य लीडर आज नहीं थे, लेकिन 1920 के दशक से जो विभिन्न राजनीतिक दल, विशेषकर कांग्रेस, फिर समाजवादी पार्टी, साम्यवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, फॉरवर्ड ब्लॉक, इन सबों ने जो लगातार मूवमेंट चलाते रहे थे, तो लोग अब मूवमेंट के लिए स्वयं भी प्रशिक्षित हो चुके थे कि अगर नेता नहीं भी हो तो मूवमेंट को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो ऐसा मान लेना कि स्पॉन्टेनियस था, स्वतः स्फूर्त था और नेतृत्व की भूमिका नहीं थी, इसके प्रभाव को कम करके देखना होगा या इसके महत्व को कम करके देखना होगा। नेतृत्व कहीं ना कहीं बैठा हुआ था। 3 स्टेज में चला। पहले नगरीय बुद्धिजीवी, फिर ग्रामीण क्षेत्र में गया, बिहार के भोजपुरी से ये संयुक्त प्रांत के भोजपुरी में कई जगहों पर पैरेलल सरकार बनी, समानांतर सरकार, जैसे
गाजीपुर और बलिया में जीतू पांडे ने समानांतर सरकार बना ली। उधर बंगाल के मिदनापुर में एक जातीय सरकार बन गई। और एक तीसरा आता है तो इधर जातीय सरकार बनी, इधर जो थर्ड स्टेज जो आपका आता है वो है अंडरग्राउंड मूवमेंट। क्योंकि जो किसान का आंदोलन था उसको भी सरकार ने हेलीकॉप्टर तक से गोलियां चलाई, ट्रेन के डब्बों से गोलियां चलाई गई, ट्रेन में मशीन गन भर के ले जाया गया। जैसा दमन हुआ वो अभूतपूर्व दमन था। और भारत छोड़ो आंदोलन भी था, वो दुनिया में एक विशिष्ट आंदोलन था, क्योंकि चाइना में हुआ था। तो चाइना में आर्म्ड रिवेलियन माओ सेतुंग के नेतृत्व में हुआ था, रशिया में, यूरोप में, हर जगह मूवमेंट हुआ था। लेकिन उस मूवमेंट में इतनी बड़ी जन भागीदारी नहीं थी, इतना ग्रासरूट लेवल पर लोगों ने भागीदारी नहीं ली थी जो भारत छोड़ो आंदोलन में हुआ था। इसलिए दुनिया के विशिष्ट मूवमेंट में एक था। और ब्रिटिश का दमन चक्र चालू था, हेलीकॉप्टर तक से गोलियां छोड़ी जा रही थी। तो बाद में थर्ड स्टेज में आकर बस अंडरग्राउंड मूवमेंट का रूप ले लिया, जब कुछ युवाओं ने, कुछ बुद्धिजीवियों ने जहां तहां बस गुरिल्ला पद्धति से, गुरिल्ला टैक्टिक्स से वॉर जारी रखा। जैसे बिहार और संयुक्त प्रांत, बिहार और नेपाल की सीमा पर आपको सूचना है कि जयप्रकाश नारायण और रामनंदन मिश्र ने एक पैरेलल गवर्नमेंट स्थापित कर दी। तो इस तरह भारत छोड़ो आंदोलन अपने व्यापक स्वरूप में पूरी भारत की राजनीति की दिशा को बदल दिया। अब सवाल यह उठता है कि इसका क्या परिणाम सामने आया। तो मैं आपको बता दूं कि ब्रिटिश ने इतना उग्र दमन किया कि 42 के अंत तक यह मूवमेंट दब गया। और 43 में गांधी जी ने जब स्वयं अपना स्टेटमेंट दिया, तो गांधी जी, मैं आपको बताऊं, गांधी जी तो जेल में थे, लेकिन गांधी जी ने एक बात बहुत स्पष्ट कर दी। गांधी जेल में नहीं तो आगा खां पैलेस में उनको रखा गया था, और बाकी जो कांग्रेस के नेता थे उनको अहमदनगर के किले में कैद किए गए थे। ब्रिटिश ने ऐसा आक्रामक रुख अपनाया था कि जब हम, एक नेता का अनुभव है कि जब वो ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन से उनको अहमदनगर के किले में ले जाया जा रहा था और धीरे धीरे गाड़ी जा रही थी, तो उन्हें ऐसा भी लग रहा था कि कहीं भी हो सकता है कि कहीं भी रास्ते में उतार कर हम लोगों को गोली मार दी जाए। तो मतलब इतना कह सकते हो आप कि ब्रिटिश इस आक्रामक मूड में खड़े थे। मूवमेंट दब गया और गांधी जी ने इसको वापस नहीं लिया। असहयोग आंदोलन को वापस लिया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लिया था, भारत छोड़ो आंदोलन को एक्सेप्शन था, गांधी जी ने वापस नहीं लिया। अब आपके मन में एक बात होगी कि भाई मूवमेंट तो दब गया, तो क्या इसका कोई महत्व है? बहुत व्यापक महत्व है। देखिए, इसका पहला महत्व तो यही है, सम हिस्टोरियंस ने भी एक्सेप्ट किया है, बिपिन चंद्र से गांधी जी की बहुत बड़ी नैतिक विजय मानते हैं। सुमित सरकार ग्रासरूट लेवल पर जन भागीदारी को एक व्यापक आंदोलन के रूप में देखते हैं और मानते हैं कि इसने राष्ट्रीय आंदोलन को एक नई दिशा दे दी और इसने ब्रिटिश के सामने भारत की जनता की शक्ति को दिखा दिया। जूडिथ ब्राउन ने भी कहा कि, जबकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के स्कॉलर थी, कि भाई तात्कालिक परिणाम तो ये नहीं लाया, लेकिन हां, लॉन्ग टर्म में ये बात हो गई कि अब भारत को अधिक समय तक जनता की इच्छा को दबाकर नहीं रखा जा सकता। तो मैं आपको बताऊं कि भारत छोड़ो आंदोलन का तो सबसे व्यापक महत्व यही है कि स्वतंत्रता, फ्रीडम की मांग को इसने प्राथमिकता, राष्ट्रीय प्राथमिकता की पहली सूची में रख दिया। यह बात स्पष्ट हो गई कि भविष्य में अगर ब्रिटिश कोई भी वार्ता भारतीय करेंगे ब्रिटिश के साथ, तो स्वतंत्रता से कम मूल्य पर वो ब्रिटिश के साथ अब कोई वार्ता नहीं कर सकती। जो भी वार्ता होगी वो स्वतंत्रता के मूल्य, स्वतंत्रता से के ही मुद्दे पर होगी। स्वतंत्रता के मुद्दे से कम पर भारतीय समझौता नहीं कर सकते। दूसरी बात कि अब तक ब्रिटिश को थोड़ी सांत्वना थी। सांत्वना यह थी कि चलिए, गांधी जी हैं, आंदोलन अहिंसक होगा,
कम से कम हमारी जान माल को खतरा नहीं है हिंदुस्तान। पहली बार ब्रिटिश को लगा जब लिलिथो ने कहा कि भाई तो 1857 के महाविद्रोह के बाद सबसे बड़ा जन आंदोलन था भारत का। तो ब्रिटिश को वही खतरा नजर आने लगा जो 1857 के महाविद्रोह में आया था। और ब्रिटिश को अब ऐसा लगने लगा कि नहीं, भारत में रहना महफूज नहीं। गांधी जी के रहते हुए भी अब अहिंसा की गारंटी नहीं दी जा सकती। अब भविष्य में भारत में जो भी मूवमेंट होगा उसमें हिंसा और अहिंसा के बीच अंतर करना मुश्किल हो जाए। दैट इज द वन फैक्ट। सो माय स्टूडेंट्स, इसने स्वतंत्रता की मांग को राष्ट्रीय प्राथमिकता की पहली सूची में रखा। और भारत छोड़ो, ब्रिटिश ने तब तो भारत नहीं छोड़ा, लेकिन यह तय हो गया कि ब्रिटिश का भारत छोड़ना केवल दिन और समय की बात है, अब अधिक वो नहीं रुक सकते। उधर सुभाष ने आर्मी में राष्ट्रवाद का घून लगा ही दिया था, आजाद हिंद फौज में। अंत में ब्रिटिश को भारत छोड़ना पड़ा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर ने सिचुएशन को भी बदल दिया था। तो भारत की आजादी की गंध तो हमें भारत छोड़ो आंदोलन में ही दिखने लगी थी। यही है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व, और यही है गांधी जी की राजनीति में एक बड़ा बदलाव। गांधी जी अब वो गांधी नहीं थे, अब एक नए गांधी के रूप में उनका जन्म हो चुका था। एक ऐसे गांधी के रूप में जो अपने अहिंसा को तो नहीं छोड़ी थी, लेकिन वो गांधी जी अब पूरी तरह अहिंसा के लिए आंदोलन को दबाने के पक्ष में या आंदोलन को वापस लेने के पक्ष में नहीं थे। आपको सबसे बड़ा आश्चर्य तब होगा कि जब ब्रिटिश के द्वारा जब हिंसक घटना की गई और भारतीय जनता ने भी जब हिंसा का जवाब हिंसा से देना शुरू किया, तो गांधी जी ने उसको क्रिटिसाइज नहीं किया। गांधी जी ने कहा कि ब्रिटिश की संगठित हिंसा के विरुद्ध भारतीयों की बहुत ही निराशापूर्ण प्रतिक्रिया है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, फिर एक बार याद करिए उस नेशनल मूवमेंट को, उस कुर्बानी को, कि हमने बड़ी मुश्किल से आज़ादी पाई है। आज़ादी भीख में इंडिया को नहीं मिली है, आज़ादी लड़ कर लेना पड़ा है। और मैं आपको एक बात और भी बता दूं कि उस समय कांग्रेस मूवमेंट में थी, लेकिन भारत की सारी पार्टियां मूवमेंट में साथ नहीं हुई थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो कभी ऐसी इतनी उत्साहित थी, खैर सुभाष तो महान सेनानी निकल गए थे भारत से बाहर, लेकिन जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो बार बार कांग्रेस को प्रोवोक कर रही थी कि आप शामिल होइए, आप आगे बढ़िए, ब्रिटिश को खदेड़ दीजिए, सोवियत और रूस की राजनीति बदल गई। तब तक हिटलर ने सोवियत रशिया पर हमला कर दिया, ब्रिटिश सोवियत रशिया को बचाने पहुंच गया, बस कम्युनिस्ट पार्टी बदल गई, बोली कि तो प्रो पीपुल्स मूवमेंट, प्रो पीपुल्स ये वॉर हो गया, अब हम भारत छोड़ो आंदोलन में नहीं जाएंगे, कम्युनिस्ट उससे बाहर रहे। हिंदू महासभा भी उसमें हिस्सा नहीं लिया अखिल भारतीय स्तर पर। और मैं आपको बताऊं कि हिंदू महासभा की कुछ जो प्रांतीय सरकारें थी मुस्लिम लीग के साथ मिलकर प्रांतों में सरकारें बनाई हुई थी। तो भारत की सारी पार्टियां इसमें शामिल नहीं हुई थी, सबकी अपनी अलग अलग रणनीति थी। हम ये नहीं कह रहे कि कौन उसमें गलत था कौन सही था, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अलग अलग रणनीति थी। कांग्रेस की रणनीति थी करो या मरो, कम्युनिस्ट की रणनीति थी सोवियत रूस बचाओ, हिंदू महासभा की रणनीति थी कि ब्रिटिश को ऑबलाइज करो और भारत की आज़ादी के लिए हिंदुओं के लिए कुछ कंसेशन लो। तो सबके अपनी अपनी रणनीति थी। यही था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का रूप और यही है भारत छोड़ो आंदोलन का महत्व। हम इस महत्व को हमेशा याद रखें और नई पीढ़ी को हमेशा याद रखें, नई पीढ़ी को हमेशा ज्ञात हो कि भारत की आज़ादी के लिए बहुत कुर्बानियाँ करनी पड़ी है, ये भीख में नहीं मिली है। बस आज मैं इस लेक्चर को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, फिर मैं दूसरे लेक्चर में आपसे मिलूंगा। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी यू। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।